हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आकाशवाणी पर। मैं आज बात करूंगा फ्रांस की राजक्रांति के कारणों की। फ्रांस की राजक्रांति जैसा कि आपको पता है कि 1789 ईस्वी में हुई थी। यह न केवल यूरोप का केवल विश्व की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि 1789 की क्रांति के द्वारा ही संविधान की स्थापना वहाँ हुई थी, जिसके कारण पूरा विश्व लाभान्वित हुआ था। और इस क्रांति का प्रतिफल प्रत्येक विश्व को आगे भविष्य में मिला। इस क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है। अब देखते हैं इनके कारणों को। एक तात्कालिक कारण है जो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला मुख्य कारणों को देखते हैं। राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लुई 14, लुई 15 और लुई 16 तीन राजाओं के शासनकाल को हम लोग गंभीरता से अध्ययन करते हैं। लुई 14वां एक निरंकुश राजा था। इनका कहना था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। इससे इसकी स्वेच्छाचारिता का पता चलता है। इनके समय में शक्तियों का काफ़ी विस्तार हुआ, जिसके कारण लोगों के अधिकार कम होते चले गए। लुई 15 एक अयोग्य शासक था और विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने ऑस्ट्रिया के युद्ध में और सप्तवर्षीय युद्ध में अपने देश को शामिल किया, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई। लुई 16वां भी एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक ही था और यह सत्ता से दूर रहता था, क्योंकि इनकी पत्नी मेरी एंटोनेट सत्ता में हस्तक्षेप था। नौकरशाहियों पर उनका कब्जा था, जिसके कारण नौकरशाही भ्रष्ट, निरंकुश और निष्क्रिय होते चले गए। इन सारे कारणों से राजनीतिक स्थिति फ्रांस के क्रांति के समय काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। यह क्रांति को प्रोत्साहन देने वाले कारण हैं। दूसरे कारणों पर अगर हम लोग गौर करें तो सामाजिक परिस्थितियाँ भी फ्रांस की अच्छी नहीं थी। वहाँ 3 स्टेट में जो है सामाजिक व्यवस्था विभाजित थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। ये पादरी वर्ग भी उच्च और निम्न में बटे हुए थे। द्वितीय वर्ग में हम लोग देखते हैं तो कुलीन वर्ग आते हैं, जिसमें कि सेना है, चर्च है, न्यायालय है, ये सारे लोग द्वितीय वर्ग में आते हैं। और जो तृतीय स्टेट है उसमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं तृतीय स्टेट की है। इनके बावजूद भी प्रथम और द्वितीय स्टेट के पास ही टोटल संसाधन उपलब्ध है। फ्रांस के संसाधनों पर लगभग 2/3 भाग इन लोगों का कब्जा है और 1 भाग पर ही केवल तृतीय स्टेट, जिसके अंदर सारी जनता आती है, उनका ही कब्जा है। इसके कारण सामाजिक परिस्थितियाँ तत्कालीन परिवेश में काफ़ी कमज़ोर थी। किसान ही लगान के द्वारा सारे खजाना की पूर्ति करती थी। दूसरा जो भार था कर का, वो मध्यम वर्ग में था, जिसमें साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक इत्यादि लोग थे। इन लोगों से कर वसूल किया जाता था। व्यापारियों से बात बात पे चुंगी लिए जाते थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और वो सारे लोग सत्ता से संघर्ष करने के लिए उतावले थे। अगली परिस्थिति को देखेंगे कारणों को, तो वो है आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ लुई 14वां के समय विस्तारवादी नीति के कारण खजाने कम होते चले गए। लुई 15 के समय में ऑस्ट्रिया युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल होने के कारण धन पे विपरीत प्रभाव पड़ा, खजाने पे। और लुई 16वां के समय में जो है विलासितापूर्ण जीवन और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व किया, जिसके कारण खजाना पूरी तरह खाली हो गया था। तो 1789 के क्रांति के समय में आर्थिक रूप से भी फ्रांस काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ये सारे कारण
क्रांति को जन्म देने वाले हैं। अगला एक महत्वपूर्ण कारण है दार्शनिकों की भूमिका। ये दार्शनिक यूरोपीय समाज में काफ़ी जमे हुए थे। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदेरो, क्वेसन, ये सारे जो दार्शनिक लोग हैं, इन्होंने अपने अपने पुस्तकों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया। जैसे मॉन्टेस्क्यू जो है अपनी एक पुस्तक लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, अर्थात कि शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के रूप में होना चाहिए, और वो दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। दैवीय अधिकार सिद्धांत किसको कहेंगे? तो दैवीय अधिकार सिद्धांत ऐसा कहा जाता है कि राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं और उनका आदेश ईश्वर का आदेश होता है। इसी सिद्धांत का खंडन मॉन्टेस्क्यू करते हैं। वॉल्टेयर भी अपनी पुस्तक में एदीप तथा खत, इनकी पुस्तक का नाम है, इसके माध्यम से ब्रिटेन के उदार नीतियों की चर्चा करके फ्रांस में फैलाते हैं। ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में संविधान भी था और राजा भी था, मतलब राजतंत्रात्मक संविधान थे वहाँ पर। तो इस चीज़ को वो अच्छा समझता था और इसी का प्रचार प्रसार वो अपने लेखनी के माध्यम से कर रहा था। इसके बाद जो रूसो है, रूसो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखते हैं, और भी पुस्तकें हैं उनकी। उसके माध्यम से वो एक सामान्य इच्छा की बात करते हैं, जनरल विल का। ये जनरल विल क्या है? तो जनरल विल इनका है कि जो जनता है उनकी जो इच्छा है वही जनरल विल है, सामान्य इच्छा है। उसका इच्छा को ही सम्मान देते हुए कोई कानून का निर्माण होना चाहिए। इसी के लेखनी में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जागृत होती है, जो इस आंदोलन का मूल तत्व है। इसी प्रकार जो अन्य दार्शनिक है, फ्रांसीसी विद्वान दिदेरो हैं, ठीक है, ज्ञान कोश की रचना करते हैं। उसमें वो शासन की बुराइयों के बारे में बताते हैं जनता को, चर्च की भ्रष्टता के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके माध्यम से वो जनता को जागरूक करते हैं। उसके बाद कुछ अर्थशास्त्री हैं, तुर्गो हैं, क्वेश्चने हैं, मिराबो हैं। ये सारे लोग मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। अब मुक्त व्यापार का मतलब है कि बिना कर का व्यापार का। तो इस स्वाभाविक है कि व्यापारी वर्ग इससे आकर्षित होंगे, तो इनके प्रभाव व्यापारी वर्गों पर काफ़ी पड़ा, और ऐसा महसूस हुआ कि क्रांति होने पर व्यापारियों के लिए मुक्त व्यापार का सिस्टम आएगा, जिसके कारण व्यापारी वर्ग ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पैसे के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से। ये सारे कारण जिम्मेदार है फ्रांस की राजक्रांति के। जो तात्कालिक कारण है यह क्या है? लुई 16वां के समय पूरी तरह खजाना खाली हो चुका था। तो इस खजाना को भरने के लिए इन्होंने जो है नेकर, कोलोन, तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों की मदद ली। इन लोगों का कहना था कि विशेषाधिकार वर्गों का जो है आप कर लगाना शुरू कीजिए, किंतु विशेषाधिकार वर्ग इसके लिए तैयार नहीं थे। विशेषाधिकार वर्ग कौन थे? वही कुलीन और पादरी। तो इसके लिए जो है स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल की बैठक मतलब प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों की बैठक बुलाई गई। यह बैठक 175 वर्ष से हुई ही नहीं थी। 175 वर्ष के बाद यह सभा बुलाई गई। स्वाभाविक है कि 175 वर्ष के बाद होने पर सभी लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। जैसे कुलीन वर्गों को यह विश्वास था कि जो लुई 14वां के समय में जो उनसे अधिकार छीन लिए गए थे वो उसको वापस दिए जाएंगे। जो थर्ड स्टेट है उनको इनका मानना था कि इसके माध्यम से जो है कर को कम किया जाएगा और भार सब पर दिया जाएगा। ये सारे कारण थे, अपने अपने कारण थे। तो उसके बाद ये बैठक बुलाई गई। अब इसमें सिस्टम क्या था कि कोई भी बिल यहाँ पे पास करने के लिए किसी दो वर्गों का जो है ना समर्थन चाहिए, और प्रत्येक वर्ग को केवल एक ही मत प्राप्त थे। तो इससे कोई भी बिल
कुलीन वर्गों के ही फेवर में हो जाते थे। कैसे? क्योंकि एक मत था प्रथम स्टेट का, तो प्रथम स्टेट पादरी हो गए, और दूसरे मत था कुलीन वर्गों का। तो ये दोनों लोग तो एक ही थे लगभग लगभग, और इन्हीं का पूरे 66% भूमि पर अधिकार था। तो ये अपने खिलाफ कोई कानून तो बनने देंगे नहीं, और 2 वोट से ये जीत जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा था अब तक। लेकिन तृतीय वर्ग के लोग जो अब जागरूक हो गए थे दार्शनिकों के कारण, अब इनका कहना था कि नहीं, यह नहीं अब से चलेगा। तो थर्ड स्टेट ने यह निर्णय किया कि नहीं, तीनों स्टेट एक साथ ही सभा में भाग ले और कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर हो, क्योंकि संख्या थर्ड स्टेट की ही ज़्यादा थी। स्वाभाविक है, इसका विरोध होना स्वाभाविक था। बैठक का बहिष्कार किया गया थर्ड स्टेट के द्वारा। नेकर को जो बर्खास्त करने की जो कार्य की गई थी, इसे जनता ने या थर्ड स्टेट ने जो है इसको क्रांति को कुचलने का प्रयास समझा, और यह खबर फैल गई कि बास्तिल के किले में राजा शस्त्रों का भंडार जमा कर रहा है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस में भीड़ इकट्ठा हुई और बास्तिल के किले पर हमला कर दिया, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया, वहाँ जो कैदी थे उन्हें मुक्त कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। इस समय से ही निरंकुशता का पतन हो गया और जनता विजयी हो गई। इसलिए हर साल 14 जुलाई को ही फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ये कारण है फ्रांस के राज्य क्रांति के। तो इसको आप लोग लिखेंगे, परिणाम हम लोग इसे बाद में फिर से देखेंगे। धन्यवाद।